Hey guys, welcome to our YouTube channel JOA Warriors। और इस चैनल के थ्रू आज से हम करने जा रहे हैं शुरू जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 965 की क्विक प्रिपरेशन शुरू। और क्विक प्रिपरेशन से हमारा मतलब क्या है? तो क्विक प्रिपरेशन का मतलब है कि इस चैनल पर आपको दिए जाएंगे एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक्स जो कि फुल्ली तरीके से ऑथेंटिक है कि एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। और हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमने खुद इस एग्ज़ाम को देखा है और इस एग्ज़ाम को दिया है, और ना सिर्फ दिया है बल्कि इसे क्रैक भी किया है। और डीप एनालिसिस के बाद हम इन टॉपिक्स को आपके सामने लेकर आए हैं। जो ये टॉपिक्स है ये आपके बेस्ड होंगे एमसीक्यूज सेशंस की तरफ, और जहाँ पर न सिर्फ आपको एमसीक्यूज बताया जाएगा बल्कि इसके साथ ही एमसीक्यूज से रिलेटेड आपको अदर इन्फॉर्मेशंस भी दी जाएंगी, ताकि अगर एग्ज़ाम में एमसीक्यू नहीं आते हैं तो उसके साथ अगर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी तो वो आपको एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प करेगी। तो चलिए आइए करते हैं अपने इस टॉपिक को शुरू, अपने इस सेशन को शुरू। और अगर आपको ऐसा लगे कि इस चैनल से आपकी कुछ हेल्प हो रही है और आपका जो रिवीजन है वो एक बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जो है वो लाइक कीजिएगा। और इसके साथ ही आइए करते हैं अब अपने टॉपिक को शुरू। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने हम लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग्स इज यूज टू इंक्लूड एन एक्सटर्नल CSS फाइल इन वेब पेज। तो HTML के अंदर अगर हमको एक्सटर्नल CSS फाइल को इंक्लूड करना हो, वेब पेज को इंक्लूड करना हो, तो उसके लिए हम किस टैग का यूज़ करेंगे? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा लिंक, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो आपका है लिंक है वो इसका सही आंसर होगा। देखिए HTML एक ऐसा टॉपिक है जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। अगर आप JOA का एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसके लिए जो HTML है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके साथ CSS और जावास्क्रिप्ट है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है। और HTML में मेन जो काम होता है वो टैग्स का होता है। तो इन्हीं टैग से एक क्वेश्चन निकल कर आया था हमारे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट 817 में। इसके साथ ही हम एक अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग इज यूज टू इंक्लूड एन जावास्क्रिप्ट फाइल इन वेब पेज। तो अगर हमको जावास्क्रिप्ट फाइल को HTML में टैग करना हो तो उसके लिए हम किस ऑप्शन या किस टैग का यूज़ करेंगे? तो इसका सही आंसर होगा स्क्रिप्ट टैग का। देखिए याद रखने का सिंपल सा तरीका क्या है? याद रखने का हमारा सिंपल सा एक तरीका ये है कि हमको क्या करना है कि जावा में से जावा हटा के और जो स्क्रिप्ट है उसे चूज़ कर लेना है। तो दिमाग के ऊपर ज़्यादा बर्डन न देते हुए जावा को आप हटा दीजिए और स्क्रिप्ट जो आपका आंसर है उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके साथ ही हमारा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग इज यूज टू इंक्लूड द हाइपरलिंक। अब देखिए हमने जो है वो CSS को भी इंक्लूड कर लिया है, जावास्क्रिप्ट को भी इंक्लूड कर रहा है, पर अगर आपको हाइपरलिंक को इसमें ऐड करना हो तो उसके लिए आप किसका यूज़ करेंगे? तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे एंकर टैग का। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा, वो होगा एंकर टैग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा सही होगा। इसके बाद अगर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखें या फिर एग्ज़ाम को उठाकर देखें तो वहाँ पर फुल फॉर्म से भी 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए। चाहे आप 817 का देख लीजिए या फिर उसके बाद 903 का एग्ज़ाम देख लीजिए और या फिर 939 का। तो एक सीधा क्वेश्चन हम उठाकर ले आए हैं 817 के एग्ज़ाम से कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DHCP विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर नेटवर्किंग। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग के संदर्भ में DHCP की फुल फॉर्म क्या होगी? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर जो है वो कन्फिगरेशन आना था, ये कम्युनिकेशन जो है वो गलत लिख दिया है, तो इसे काट कर आप कन्फिगरेशन कर लीजिएगा। तो इसकी जो फुल फॉर्म होगी वो होगी डायनामिक होस्ट कन्फिगरेशन प्रोटोकॉल। और ये जो हमने ऑप्शन है ये गलत इसलिए हम लेकर आए हैं क्योंकि 817 के एग्ज़ाम में ये सिंपल से सीधे साधे यही ऑप्शन वहाँ आपको दिए गए थे। तो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन वहाँ पर स्क्रैप हो चुका था, तो इसीलिए हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को उठाकर यहाँ पर ले आए हैं। तो इसकी जो फुल फॉर्म होगी वो होगी डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। अब आइए चलिए जान लेते हैं कि प्रोटोकॉल आखिरकार होता क्या है।
तो प्रोटोकॉल क्या होता है? तो प्रोटोकॉल हमारा होता है सेट ऑफ रूल्स दैट डिटरमाइंस हाउ डाटा इज ट्रांसमिटेड बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस ऑन द सेम नेटवर्क। तो सेम नेटवर्क जो हमारे पास होते हैं तो उसमें जो है वो डाटा ट्रांसमिट कैसे करता है। अगर आपके पास सेम डिवाइस होगी तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि डाटा जो है वो कोलाइड कर जाए, डाटा जो है वो फ्लक्चुएट कर जाए या डाटा जो है वो ब्रेक कर जाए। तो किन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग ही उस डाटा को ट्रांसमिशन क्या करवाया जाता है और ट्रांसमिट किया जाता है, ताकि जो हमारा डाटा है वो एक अच्छे और एक फेयर फॉर्म में जो है वो दूसरे एंड तक या दूसरे नेटवर्क तक पहुंच जाए। तो बेसिकली ऑप्शन में ये पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ प्रोटोकॉल। तो आपको सिंपल सी लाइन याद रखनी कि इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स। अगर आप इतना भी याद रख लेते हो तो ये क्वाइट मोर देन सफिशेंट होगा आपको वहाँ पर ट्रिगर करने के लिए। और इसके साथ ही अब हम देख लेते हैं डीएचसीपी के बारे में। तो डीएचसीपी अगर हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होती है। और जो ये डीएचसीपी होता है प्रोटोकॉल, ये काम करता है एप्लीकेशन लेयर के ऊपर। तो जब हम अदर आने वाली अपनी फर्दर वीडियोस में ओएसआई मॉडल के बारे में बात करेंगे तो वहाँ हम इससे रिलेटेड मतलब कि जो ओएसआई मॉडल है उससे रिलेटेड और भी एमसीक्यूज को देखेंगे। बट यहाँ हम डीएचसीपी को देख लेते हैं। तो ये आपका काम करेगा एप्लीकेशन लेयर के ऊपर, जो है आपका एक काम करेगा। उसके साथ ही इसका काम क्या रहता है, तो ये ऑटोमेटिक असाइन करता है आईपी एड्रेस क्लाइंट के लिए। ठीक है जी। तो ये क्या करेगा कि ऑटोमेटिकली असाइन कर देगा आईपी एड्रेस क्लाइंट के लिए। पोर्ट नंबर से अगर क्वेश्चन देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप चाहे स्टार मार्क कर लीजिए। तो जो पोर्ट नंबर है इसका क्या होता है, तो इसके दो पोर्ट नंबर होते हैं। जब सर्वर एंड पर इसका यूज़ किया जाएगा तो इसका पोर्ट नंबर होगा 67, पर इसके साथ ही जब क्लाइंट एंड पर इसका पोर्ट यूज़ किया जाएगा तो इसका पोर्ट नंबर होगा 68। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बनता है कि पोर्ट नंबर आने वाले फर्दर वीडियोज़ में हम और भी पोर्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही इसे क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्लाइंट साइड पे भी काम करेगा और सर्वर साइड पे भी काम करेगा। तो ये थे डीएचसीपी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको याद रखना मैंडेटरी है, और एमसीक्यूज भी यहीं से बनते हैं। ये हम जो हमारे पीछे एग्जाम हो चुके हैं उसमें हम देख चुके हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूडीपी आईपी विद रिस्पेक्ट टू द कंप्यूटर नेटवर्किंग। तो यूडीपी और आईपी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है वो होती है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। तो यूडीपी और आईपी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारी यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। देखिए ध्यान से इन फुल फॉर्म्स को रट लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है और काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि अपकमिंग एग्ज़ाम में यहाँ से एक ना एक फुल फॉर्म आपकी पूछी ही जाएगी। अगर आपको फुल फॉर्म से रिलेटेड कोई और सेशन चाहिए तो हम एक अलग सेपरेट सेशन बना देंगे जहाँ पर कि हम फुल फॉर्म जितने भी कंप्यूटर के अंदर आती है उनको डिस्कस कर लेंगे। अब हम बात करते हैं यूडीपी के बारे में। तो ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। देखिए हमारे पास अगर कनेक्शन के प्रोटोकॉल्स के बारे में बात की जाए तो दो प्रकार के प्रोटोकॉल देखने को मिलते हैं। एक होता है टीसीपी और दूसरा होता है यूडीपी। तो जो टीसीपी होता है वो कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, और जो यूडीपी प्रोटोकॉल होता है तो कनेक्शन लेस होता है। इसे हम वायरलेस भी कह सकते हैं या फिर कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल भी कह सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या होती है? इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये स्पीडी होता है, मतलब स्पीड इसमें काफ़ी ज़्यादा आती है, परंतु ये रिलायबल नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि हमें इस चीज़ की रिलायबिलिटी नहीं होती कि हमारा डाटा सर्वर से क्लाइंट एंड पर पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। तो सबसे बड़ी इसकी खासियत क्या है कि ये स्पीडी है, बट इसका जो डिसएडवांटेज है वो यही है कि ये अनरिलायबल इन नेचर में होता है। और अगर बात की जाए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कि यूडीपी प्रोटोकॉल कहाँ पर यूज़ होता है, कौन सी लेयर पर यूज़ होता है, तो ये ओएसआई मॉडल की जो आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर है उसके ऊपर काम करता है। इसके साथ ही जो इसका भाई है, मतलब कि इसका दूसरा प्रोटोकॉल है, यानी कि टीसीपी प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, वो भी जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर पर ही काम करेगा। तो यहाँ पर हम एक बार लिख देते हैं कि जो इसके साथ इसका दूसरा प्रोटोकॉल है, टीसीपी प्रोटोकॉल है, वो भी कहाँ पर काम करेगा आपका, वो भी जो है आपका वो ट्रांसपोर्ट लेयर पर ही काम करेगा। तो ओएसआई मॉडल से रिलेटेड जो आपके अदर एमसीक्यूज होते हैं उनको भी हम बाद में जो है वो डिस्कस कर लेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि पीएमटी टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन विच टाइप ऑफ स्कैनर। तो जो आपकी पीएमटी टेक्नोलॉजी है उसे किस प्रकार के स्कैनर में यूज़ किया जाता है। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ड्रम स्कैनर।
तो ड्रम स्कैनर जो हमारा होता है उसमें हम जो है वो पीएमटी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। हमने ये क्वेश्चन यहाँ से उठा के क्यों दिया है, देखिए अब इससे रिलेटेड जो आपका दूसरा क्वेश्चन आता है नीचे उसको हम एक बारी देख लेते हैं कि अ स्कैनर में हैव एन एडीएफ टू फीड पेजेस फॉर स्कैनिंग। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एडीएफ? तो ऐसा स्कैनर है जो एडीएफ टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है पेजेस को इंसर्ट करने के लिए और इसके साथ ही स्कैन करने के लिए। तो यहाँ पर एडीएफ की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो एडीएफ की जो आपकी फुल फॉर्म होगी वो होगी ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर। ये जो आपका ऑप्शन नंबर डी है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इसकी जो फुल फॉर्म होगी वो होगी आपकी ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर। और जो ये आपका क्वेश्चन था इसे पूछा गया था पोस्ट कोड 817 में। 817 में इस क्वेश्चन को पूछा गया तो यहाँ से आपको दो चीज़ देखने को मिलेगी कि एक तो आपको स्कैनर के बारे में जितने भी इनपुट डिवाइसेस हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, ना सिर्फ बेसिक नॉलेज, बल्कि यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन फुल फॉर्म से रिलेटेड भी पूछा गया है। तो हम आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए सेपरेट से फुल फॉर्म की वीडियोस भी बनाकर आपके सामने लेकर आएंगे। तो यहाँ से हम देख लेते हैं आगे कि जो कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं वो हमारे स्कैनर में यूज़ की जाती हैं। एक बार हम स्कैनर के बारे में भी जो है वो क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि आखिरकार स्कैनर होता क्या है और जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में भी जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो ये देखिए कि जो स्कैनर है वो एक हमारी इनपुट डिवाइस है जो कि बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है और अगर आप इतने समय से तैयारी कर रहे हो तो आपको ये पता भी होगा। तो जो स्कैनर का काम है इसका काम क्या है, तो ये करता है हार्ड कॉपी को कन्वर्ट करता है आपकी डिजिटल फॉर्म में। अब देखिए जब आप कई बारी जो है वो आप एग्ज़ाम को भरते हैं या एग्ज़ाम का जो है वो साइट पर जाकर उसे भरते हैं तो साइबर कैफे में आप जाओगे तो वहाँ पर स्कैन की हुई फ़ोटोज़ आपकी मांगी जाती है। तो वो क्या उसका काम क्या बेसिकली होता है कि आपकी वो जो हार्ड कॉपी होती है उसे डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी हर बार दिखा जाता है कि फादर से पूछते हैं कि इनके फादर कौन है। तो जो फादर ऑफ स्कैनर है उनका नाम है आपका रे कुड्सविल। और इसे याद रखने का एक शॉर्ट्स या फिर शॉर्ट ट्रिक है कि जब हम स्कैन करते हैं तो स्कैन में होता है क्या है, स्कैनर में होता है कि जो लेज़र रेज होती हैं, लेज़र रेज जो होती है वो पास होती हैं और वो स्कैन करती हैं आपके मटेरियल को। तो लेज़र रे से हमने याद रखना है रे कुर्जवेल। ठीक है जी, रे टॉमिल्सन नहीं कीजिएगा, वो अलग हैं। इन्हें याद करने का तरीका है रे कुर्जवेल। तो रे से हम याद रखें कि जो स्कैनर की रेज होती हैं उसके थ्रू जो है हमारा हार्ड पेपर जो होता है वो स्कैन होता है। तो रे से मैच करेंगे रे कुर्जवेल। उसके बाद स्पीड ऑफ अगर हम स्कैनर की बात की जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पीड। और यहाँ से 817 और 939 में क्वेश्चन पेपर निकला ही है कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ स्कैनर। तो जो स्कैनर की स्पीड होगी हमारी होगी पेजेस पर मिनट। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो प्रिंटर की अगर हम स्पीड की बात की जाए तो अगर प्रिंटर की स्पीड हम बोले तो प्रिंटर की भी यही स्पीड होती है, मतलब कि पेजेस पर मिनट। और अगर आपको पूछा जाए कि जो प्रिंटर का रेजोल्यूशन होता है वो क्या होता है, तो प्रिंटर के रेजोल्यूशन को हम मापते हैं डीपीआई में, मतलब कि डॉट्स पर इंच में जो है वो प्रिंटर का रेजोल्यूशन देखा जाता है। तो स्पीड दोनों की हमारी सेम होगी, स्कैनर की भी एज वेल एज प्रिंटर की भी, परंतु जो रेजोल्यूशन होगा वो डीपीआई में मेजर किया जाएगा। अब जो चार मेन टाइप के स्कैनर हमारे पास पूछे जाते हैं जहाँ से कि क्वेश्चन 817 में भी आया था, तो उसे हम एक बारी देख लेते हैं कि चार मेन टाइप के स्कैनर कौन से हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहला स्कैनर आया था वो आया था फ्लैट बेड स्कैनर, जिसमें कि सिंपल जो है वो ग्लास का यूज़ किया जाता है और ग्लास के ऊपर पेपर को रखकर स्कैन किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं शीट फेड स्कैनर की। यहाँ पर जो है वो शीट आना था तो इसे शीट फेड स्कैनर जो है वो देखा जाएगा। तो जो शीट फेड आपका स्कैनर होगा उसमें एडीएफ टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा जिसे कहा जाएगा ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर। और इसमें क्या होता है कि स्कैनर में क्या होता है कि हम एक टाइम में एक ही शीट को जो है वो स्कैन कर पाते हैं। तो क्या गारंटी है कि ये भी पूछा जा सकता है कि आने वाले एग्जाम में कि ऐसा कौन सा स्कैनर है जिसमें कि एक समय में एक ही पेज आपका स्कैन होगा, ना सिर्फ पूरी कॉपी स्कैन होगी, तो वो होगा हमारा शीट फेड स्कैनर। उसके बाद हैंड हेल्ड स्कैनर की अगर हम बात करते हैं तो उसमें डिटेक्टर एरे जो टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग किया जाता है। हैंड हेल्ड स्कैनर को अगर हम बात करें तो इसे पॉइंट ऑफ सेल या पॉइंट ऑफ परचेज डिवाइस भी कहा जाता है या फिर बार कोड रीडर भी कहा जाता है। कई बार हम जाते हैं तो हम देखते हैं मॉल्स वगैरह में कि वहाँ पर स्कैन करने के लिए जो प्रोडक्ट होते हैं हमारे खरीदे हुए उन प्रोडक्ट को स्कैन करने के लिए एक डिवाइस का उपयोग किया जाता है, तो वो हमारी होगा हैंड हेल्ड स्कैनर में। ठीक है जी। और इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ होगी वो होगी डिटेक्टर एरे। और इसका यूज़ हम किस चीज़ से कर सकते हैं
कि जो हमारी स्कैन होता है उसमें रेज निकलती हैं, ठीक है। और वो जो हमारे, आपने देखा होगा जो बार कोड होता है वो इस तरीके का होता है बार कोड, ठीक है जी। बार कोड हमारा इस तरीके का बार कोड एक होता है जो कि टोटल 12 डिजिट का होता है। तो उसको स्कैन करने के लिए जिस डिवाइस का यूज़ किया जाएगा वो होता है हमारा हैंड हेल्ड स्कैनर। अब लास्ट में आप हमारा आता है ड्रम स्कैनर, जिसमें कि पीएमटी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। और पीएमटी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है फोटो मल्टीपल ट्यूब टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ एरे। तो जो एरे है उसकी शॉर्टकट की क्या होती है। और जो ये क्वेश्चन है हमारा पूछा गया था पोस्ट कोड 939 में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। और इसे याद करने की शॉर्ट ट्रिक है, आप इसे याद ऐसे कर सकते हो, सी एस ई से इसे याद कर सकते हो आप, ठीक है जी। सी एस ई से इसे आप कर सकते हो, सी से आपका कंट्रोल हो गया, एस से आपका शिफ्ट हो गया और ई से आपका एंटर होगा। जब इसका उपयोग करोगे आप तो आपको एरे का जो है वो एरे जो ऑप्शन है वो आपका खुल जाएगा। अब हम एरे जान लेते हैं कि आखिरकार एरे होता क्या है। तो एरे जो होता है हमारा वो डाटा या डाटाबेस में काम आता है। और ये जो है वो एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। देखिए डाटा स्ट्रक्चर के दो टाइप हमको देखने को मिलते हैं, एक होता है नॉन लीनियर और एक होता है लीनियर। तो जो हमारा एरे है वो एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में आएगा। इसके बाद ही एरे में होता क्या है, तो एरे हमारा कलेक्ट करता है सेम डाटा टाइप के एलिमेंट्स को। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ से देखने को मिलता है कि एरे क्या कलेक्ट करता है। तो एरे हमेशा कलेक्ट करेगा एलिमेंट्स जो कि सेम डाटा को होल्ड करेंगे। सिंपल सा हम इसका जो एग्जाम्पल है वो आपको लेकर चलते हैं कि सपोज कीजिए हमको डाटा बनाना है कि दुनिया के अंदर पूरे पूरे संसार में या पूरे वर्ल्ड में है टॉप 10 डेंजरस डॉग्स ब्रीड के बारे में हम देख लेते हैं, या फिर टॉप 10 जो फास्टेस्ट एनिमल हैं, जो फास्ट एनिमल हैं, जो फास्ट रन करते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं उसमें हम क्या देख रहे हैं कि हम टॉप 10 एनिमल्स की ही बात कर रहे हैं जो कि बहुत तेज भागते हैं, या टॉप 10 डॉग्स की ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर सेम डाटा के अंदर क्या आ जाएगा, सेम डाटा के अंदर हम इंक्लूड कर लेंगे डॉग को, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, जो डॉग हम किसके ऊपर बना रहे हैं, हम बना रहे हैं डॉग्स के ऊपर। तो यहाँ पर सेम डाटा किसका आ जाएगा, डॉग का आ जाएगा। तो जब हम ऐसी चीज़ों का उपयोग करेंगे तो वहाँ पर हम एरे को यूज़ कर देंगे। उसके साथ ही हम क्या करेंगे, जो हमारा एरे का इंडेक्स होता है, जहाँ से हमारा एरे स्टार्ट होता है वो होता है 0 और एंड होता है n के ऊपर। और 0 से हमारा जो हमेशा इंडेक्स होगा वो शुरू होगा और ख़त्म कहाँ पर होगा, n के ऊपर जाकर। और n यहाँ पर जो है वो डिनोट करता है एरे के साइज़ के ऊपर कि हमको कितने कहाँ तक का जो है वो किस लेंथ तक का जो है वो हमारे को डाटा लेना है, ठीक है। तो हमेशा अगर सपोज कीजिए हम एरे को इस फॉर्म में अगर बना रहे हैं और हम इस टाइप से हमारा जो है वो एरे की लीनियर अप्रोच रहती है। तो जब हम हमेशा इंडेक्स शुरू करेंगे, मतलब जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स होगा, फर्स्ट हमारा जो हमारा पार्ट होगा उसमें हम 0 से इसे हमेशा डिनोट करेंगे। तो ये हमेशा 1 से ना स्टार्ट होकर हमेशा 0 से ही स्टार्ट होगा। एरे के अगर टाइप देखे जाए तो यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि एरे के कितने टाइप होते हैं, या फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एरे। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एरे के हमारे पास 3 टाइप होते हैं, जिसमें कि जो हमारा पहला टाइप है वो है इंडेक्स्ड एरे, दूसरा टाइप है मल्टी डायमेंशनल एरे, और जो तीसरा टाइप है वो आएगा एसोसिएटिव एरे, ठीक है। तो इसे इन फ्यूचर क्लासेस में हम जो है वो अलग से डील आउट करेंगे, क्योंकि अगर हमने यहीं पे डील आउट कर दिया तो टॉपिक जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। इसके साथ ही हम नए क्वेश्चन पर चलते हैं और हम देखते हैं कि शॉर्टकट की इन एमएस वर्ड यूज टू रिमूव द पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। तो अगर पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को हमको रिमूव करना हो तो हमें किस शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे। तो हमारा जो इसमें सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि कंट्रोल प्लस क्यू। अब देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जब आप उठा के देखोगे तो वहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन शॉर्ट जो हमारा शॉर्टकट की हैं उससे पूछे ही जाते हैं। तो हम एक बारी फिर जो है वो इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की इसको देख लेते हैं एमएस वर्ड की। देखिए यहाँ पर और भी बहुत सारी शॉर्टकट की है, पर उनको जो है वो देखना या उनको याद करना काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। क्विक रिवीजन हमें उन चीज़ों के ऊपर देना है जो कि जिनके की मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि आपके एग्ज़ाम में भैया आएंगे ही आएंगे। तो हम एक बारी देख लेते हैं। जो कंट्रोल प्लस जे होता है वो होता है जस्टिफाई के लिए, ठीक है जी। जस्टिफाई अगर हमको देना हो तो वो कंट्रोल प्लस जे इसके लिए करेंगे, और ये एक प्रकार का अलाइनमेंट भी होता है। कंट्रोल प्लस क्यू हमने पीछे देख लिया कि रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के लिए।
पैराग्राफ फॉर्मेटिंग क्या होता है कि सपोज कीजिए अगर हमने कोई पैराग्राफ हम टाइप कर रहे हैं और उस पैराग्राफ में हमने जो पैराग्राफ का वर्ड है उसे बोल्ड दे दिया है, उसका फंट जो है वो कैलिब्री से टाइम्स न्यू रोमन में उसका फंट चेंज कर लीजिए, उसे स्टाइल दे दिया है, तो उन सब चीज़ों को रिमूव करने के लिए और एक सिंपल फॉर्म में पैराग्राफ को लिखने के लिए हम करते हैं कंट्रोल+Q। उसके बाद जो एम होता है वो इंडेंटेशंस के लिए होता है, और एम से आप एक चीज़ याद कर सकते हो कि एम से मार्जिन के लिए आपने याद रखना है, परंतु जो एग्जाम में लिखा जाता है वो मार्जिन ना लिखकर इंडेंटेशन लिखा जाता है, तो एम का यूज़ होगा इंडेंटेशन के लिए। ठीक है जी। कंट्रोल+R जो होगा वो राइट अलाइन के लिए होगा, और हम पहले भी बता चुके हैं कि जो टोटल अलाइनमेंट होती है वो 4 होती है, लेफ्ट, राइट, सेंटर और एक जस्टिफाई। अब एक 3 फिंगर की हमारे पास आती है कंट्रोल+अल्टरनेट+डिलीट, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट की हमारे लिए बन जाती है, और बहुत प्रोबेबिलिटी है कि इस साल इस एग्ज़ाम को जो अपकमिंग एग्ज़ाम है वहाँ पर पूछा जा सकता है। तो जो कंट्रोल+अल्टरनेट+डिलीट है इसका उपयोग होता है सिस्टम को रिबूट करने के लिए। ठीक है जी, और इसे कैड के नाम से भी हम याद कर सकते हैं। ठीक है जी। अभी हम 2 कीज़ को देख चुके हैं, एक देख चुके हैं CSC मतलब कि कंट्रोल+शिफ्ट+एंटर, और दूसरी हम देख चुके हैं CAD मतलब कि कैड, कंट्रोल+अल्टरनेट+डिलीट। तो एक का उपयोग हम करेंगे एरे के लिए और दूसरे का उपयोग करेंगे हम सिस्टम को रिबूट करने के लिए। इसके बाद कंट्रोल+Y और कंट्रोल+Z में काफ़ी ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो जो कंट्रोल+Y होगा उसका उपयोग होगा रीडू के लिए, मतलब हमने कोई लास्ट एक्शन परफॉर्म किया है और उस सिमिलर एक्शन को हम दोबारा परफॉर्म करना चाहते हैं तो उसके लिए Y का यूज़ होगा। ठीक है जी। और कंट्रोल+Z का यूज़ होगा अंडू के लिए, मतलब कि हमने सपोज कीजिए कोई एक्शन हमने परफॉर्म कर चुके हैं हम, और हमको बाद में याद आता है कि यार नहीं हमने ये एक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं करना था, तो उसके लिए कंट्रोल+Z का उपयोग करेंगे, और इसे एक तरीके से बैक बटन के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। ठीक है जी। एक तरीके से हम सोच सकते हैं कि बैक बटन के तौर पर भी यूज़ होता है। अब सपोज कीजिए हमने कि मैं एक पीपीटी को ही हम बना रहे हैं, और इस पीपीटी को बनाते बनाते हमने ये गलती से हमसे पूरा पेज डिलीट हो जाता है या इसका पूरा जो कंटेंट है वो डिलीट हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल कंट्रोल+Z यूज़ कर देंगे और जो ये कंटेंट है इसका है वापस आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद कंट्रोल+V, तो कंट्रोल+ जो V होता है हमारा वो पेस्ट के लिए होता है, आप सभी को इसको पता ही होगा। उसके बाद कंट्रोल+E अगर देख लें तो सेंटर अलाइन के लिए होता है। कन्फ्यूजन बच्चे कहाँ होते हैं, कंट्रोल+C और कंट्रोल+E में, तो कई बारी एग्जामिनेशन फीवर की वजह से वहाँ पर कंट्रोल+C को कर लेते हैं सेंटर अलाइन के लिए, जबकि जो हमारा कंट्रोल+C होगा वो होगा ओनली एंड ओनली ऑन सेंटर जो कॉपी करने के लिए। उसके बाद कंट्रोल+D होगा फंड डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए, कंट्रोल+F होगा फाइंड के लिए, G होगा गो टू के लिए, H होगा फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए। और शॉर्ट ट्रिक इसकी याद करने की है कि आपने जब 3 इडियट मूवी देखी थी तो वहाँ पर जो हमारे आमिर खान जी थे तो उन्होंने इसी ऑप्शन का यूज़ किया था वो चमत्कार को बलात्कार में कन्वर्ट करने के लिए, कंट्रोल+H। उसके बाद हम कंट्रोल+K होता है तो इसे हाइपर लिंक के लिए यूज़ करेंगे। शॉर्ट ट्रिक इसके है कि हाइपर लिंक में लास्ट में K आता है तो इसके लिए हम कंट्रोल+K का यूज़ करेंगे। T का यूज़ करेंगे किसी टैब को ओपन करने के लिए, और W का यूज़ करेंगे उसे क्लोज करने के लिए, और कंट्रोल+X का यूज़ करेंगे कट करने के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ थी जो कि हमारी MS वर्ड से रिलेटेड थी और जिनके की चांसेस है कि एग्जाम में पूछी जा सकती है। चलिए आइए चलते अगले क्वेश्चन के ऊपर कि व्हाट इज द शॉर्टकट की टू यूज व्यू स्टार्ट मेनू बटन इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में अगर हमें मेनू का स्टार्ट मेनू बटन देखना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे कंट्रोल+एस्केप। कंट्रोल+एस्केप जो हम यूज करेंगे तो हमारे पास स्टार्ट मेनू बटन जो है वो खुल जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि विच टाइप ऑफ रैम वी यूज टू मेक द कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी को बनाने के लिए किस प्रकार की रैम का उपयोग किया जाता है। तो कैश मेमोरी को बनाने के लिए जो हमारी रैम यूज़ होती है वो होती है SRAM। और इस क्वेश्चन को आप मार्क कर लीजिए कि इसकी बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इस बार इस क्वेश्चन को पूछा जाए। ठीक है जी। इसके साथ हम मेमोरी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि विच मेमोरी इज लोकेटेड नियर द CPU। तो CPU के पास सबसे पास कौन सी मेमोरी लोकेटेड होती है, तो वो होती है हमारी कैशे मेमोरी। ठीक है जी। जो कंप्यूटर CPU के पास जो लोकेटेड होती है वो होती है कैशे मेमोरी। अब यहाँ से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन में कि विच मेमोरी लाइज इनसाइड द CPU और विच मेमोरी इज लोकेटेड नियर द CPU। ये 2 क्वेश्चन अलग अलग हैं, बट यहाँ पर कंफ्यूजन बच्चे में पैदा हो जाता। तो द मेमोरी विच लाइज इनसाइड द CPU, जो CPU के अंदर हमारी मेमोरी आएगी वो आएगी हमारी रजिस्टर। ठीक है जी।
जो हमारी रजिस्टर आएगी वो सीपीयू के अंदर आएगी, और जो सबसे पास सीपीयू की होगी वो होगी कैशे मेमोरी। ठीक है जी। तो एक बार हम जान लेते हैं कैशे मेमोरी के बारे में कि कैशे मेमोरी आखिरकार होती क्या है, क्योंकि ये ऊपर के जो दो क्वेश्चन है हमारे पास ये इससे ही रिलेटेड है। तो जो हम देख लेते हैं अब कैशे मेमोरी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहाँ से कि क्वेश्चन में पेपर बन सकता है। ठीक है जी। तो हमारी जो कैशे मेमोरी है वो है सेकंड फास्टेस्ट मेमोरी हमारी कैशे हो जाती है। मेमोरी हायरार्की की अगर बात की जाए तो उसमें सेकंड नंबर पर जो फास्टेस्ट मेमोरी आएगी हमारी वो आएगी हमारी कैशे मेमोरी। और ये किससे मिलकर बनी होती है? तो ये बनी होती है हमारी एस रैम से मिलकर, जिसकी फुल फॉर्म है स्टैटिक रैम। देखिए हमारे पास रैम के मेनली दो टाइप होते हैं, एक होती है डी रैम और एक होती है एस रैम। तो जो कैशे मेमोरी मिलकर बनी होती है वो होती है एस रैम से मिलकर बनी होती है। और इस क्वेश्चन को आप मार्क कर लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है मेमोरी के कॉन्सेप्ट से। इसके बाद हम देखेंगे कि लोकेटेड कहाँ रहती है, तो ये सीपीयू के बहुत पास रहती है, सीपीयू के नियर बाय में मेमोरी रहती है हमारी। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम देखें तो ये कहाँ लोकेट करती है, तो मेमोरी हायरार्की जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि ये हमारी रजिस्टर और मेन मेमोरी के बीच में रहती है। ठीक है जी। ये हमारी कहाँ रहेगी, रजिस्टर के पास रहेगी, और एक हमारी मेन मेमोरी होगी इसके बीच में रहेगी। ठीक है। उसके बाद हम देख रहे थे कि ये क्या करती है, तो ये ऐसी मेमोरी है जो टेम्परेरी स्टोरेज या फिर फ्रीक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शंस को अपने अंदर स्टोर करेगी। टेम्परेरी स्टोरेज का मतलब क्या होगा, तो ये वोलेटाइल नेचर में होगी। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो कैश मेमोरी होती है वो उसका नेचर क्या होता है, वो नॉन वोलेटाइल होती है कि वोलेटाइल होती है? तो ये सिंपल हमारी वोलेटाइल मेमोरी होती है। और इसमें जो होता है वो टेम्परेरी बेसिस पर डाटा होल्ड रहता है। ठीक है जी। इसमें क्या होता है कि फ्रीक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शन और डाटा रहता है, ताकि अगली बार जब उसे हम यूज़ करें तो उसकी जो प्रोसेसिंग है वो काफ़ी तेज़ हो जाए। और इसके टाइप भी पूछे जाते हैं कि कितने टाइप की होती है, तो ये होती है बेसिकली तीन टाइप की, L1, L2 एंड L3। तो यहाँ पर जो कैश मेमोरी से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद हम जाते जाते देख लेते हैं मेमोरी हायरार्की को भी एक बारी देख लेते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, सबसे फर्स्ट नंबर की जो मेमोरी आएगी वो आएगी रजिस्टर। ठीक है जी। रजिस्टर हमारी सबसे फर्स्ट मेमोरी होगी, उसके बाद आएगी कैशे मेमोरी, आफ्टर दैट मेन मेमोरी, और सबसे लास्ट में आएगी सेकेंडरी मेमोरी। अब आप देख रही होगी कि हमने जो सीपीयू है, सीपीयू को रजिस्टर के साथ लिखा है, मतलब ये हमने सीपीयू ड्रॉ किया है और इसके अंदर ही हमने रजिस्टर को लिखा है। तो एक बारी मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ, तो मेमोरी विच लाइज इनसाइड द सीपीयू वो आएगी आपकी रजिस्टर, एंड द मेमोरी विच नियर बाई द सीपीयू तो वो आएगी आपकी कैश मेमोरी। यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जो आपकी कैशे और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में होगी, तो वो आपकी मेन मेमोरी होगी। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन आपका ये भी पूछ सकते हैं कि ऐसी कौन सी मेमोरी है, ठीक है जी, जो सबसे फास्टेस्ट है। तो जो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी आएगी वो आपकी रजिस्टर आएगी, क्योंकि मेमोरी हायरार्की में ये आपकी नंबर 1 पर आती है। और सबसे स्लोएस्ट जो आपकी मेमोरी आएगी वो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आएगी। ठीक है जी। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। और इनसे रिलेटेड जितने भी हमने टॉपिक किए हैं, जितने भी हमने पॉइंट्स पढ़े हैं, वो सब हमने भी डिस्कस हम कर चुके हैं। ठीक है जी। और हो सकता है कि इन पॉइंट्स में से भी एक आधा क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिल जाए। और ये आपका एक तरीके से क्विक रिवीजन है। अगर आपको वीडियो स्लो लगे तो आप इसकी स्पीड को भी एनहेंस कर सकते हो सेटिंग ऑप्शन में जाकर। ठीक है जी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको इस वीडियो के ऊपर ही रिलायबल लेना है। देखिए आप जिस भी जहाँ से भी आप सोर्स से पढ़ रहे हो आप उसे भी कंटिन्यू रखिए, परंतु एक क्विक रिवीजन के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हमने MCQ भी दिए हैं और इसके साथ ही हमने डिस्कस किए हैं MCQ से रिलेटेड अदर फैक्ट्स, ताकि अगर इनसे भी कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हमारा कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। तो ये था हमारे आज की कुछ वीडियोस, इनका कुछ टॉपिक्स जो हमने अभी तक आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी और आपको लगा कि यहाँ से आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक अलग और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फर्दर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।